नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रांची के रिम्स परिसर में स्थित बॉयज हॉस्टल को खाली कराने का अल्टीमेटम जारी। 4 दिन के अंदर हॉस्टल को खाली कराने का निर्देश। दंडाधिकारी कराएंगे आज हॉस्टल को अवैध कब्जे से मुक्त। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने प्रमोशन को लेकर उठाए सवाल। बीते विधानसभा क्षेत्र में उठाए सवाल। पदाधिकारियों और कर्मचारी के प्रमोशन को लेकर विशेष जांच के दिए निर्देश। कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। 20 फरवरी को हजारीबाग में होगी विशाल ट्रैक्टर रैली। कृषि मंत्री ने आयोजन की कमान रखी है अपने हाथ। पीएलएफआई के नाम पर होती है अवैध वसूली। संगठन के नाम पर मांगते हैं 5 लाख की फिरौती। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। पलामू के डाल्टनगंज में आपसी विवाद में हुआ हमला। अपराधियों ने एडवोकेट दिलीप तिवारी को मारी गोली। मारने की छानबीन में जुटी पुलिस। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि ललपनियागंज में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ललपनिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च अभियान के दौरान हुई मुठभेड़। जंगल में कैंप लगातार सर्च अभियान चला रही थी पुलिस। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की खबर। एक को पेट में लगी गोली। गोलियां थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बता दें कि ललपनिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सर्च अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। जंगल में कैंप लगाकर सर्च अभियान चला रहे थे पुलिस। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। एक के पेट में गोली लग गई है। गोमिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 2 जवान घायल हो गए हैं। एक के पेट में गोली लग गई है। गोमिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच। ऐसे में 2 जवान घायल हो गए हैं। एक को पेट में गोली लगी है। गोमिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ललपनिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्च अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए बोकारो से मनोज कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहले तो मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। 4 बजे भोर में नक्सलियों द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस का 2 जवान जख्मी हो गए हैं। हालांकि एक घटना पहले इससे पहले भी हुई थी कि देर रात में लगभग, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा पुलिस सक्रिय नहीं हो पाया था, जिसके कारण था उसके बाद 4 बजे भोर में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने नक्सलियों को खदेड़ा है। और इस बीच में 2 जवान को गोली लगी है, जिसमें से एक को पेट में लगा। एक जवान का पेट में गोली लगी है। एक जवान को कंधे से छू के गोली निकल गई है। जिसको पेट में लगा वो गंभीर रूप से घायल है और वो अभी मेडिकल अस्पताल में उसको इलाज की जा रही है। और इस संबंध में अभी बोकारो जिला के कप्तान जो है चंदन झा और तमाम डीएसपी, कई अधिकारी पूरा जंगल में सर्च अभियान चला रहे हैं। कई राउंड भी फायरिंग हो चुकी है। हालांकि लोगों पहाड़ के जंगल में पूरे अभी जिस तरह से प्रशासन से हमारी बात हुई, वो सीधा कहीं कभी घेराबंदी बनाए हुए रखे हुए हैं। नक्सली हालांकि भागने में भी सफल नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ घंटा के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। जी सुधा, जिस प्रकार से आपने बताया कि 2 जवान घायल हो गए हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल उन दोनों घायलों की क्या हालात हैं। जो दोनों जवान घायल हुए हैं उनके क्या हालात है फिलहाल, एक बार जानना चाहेंगे। दोनों जवान में से एक के जवान, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कंधे में गोली छू के निकल गई है, तो उसमें वो मामूली सी है, लेकिन जिसके पेट में जो गोली लगी वो गंभीर स्थिति बताया जा रहा है और उसको इलाज के लिए रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अभी डॉक्टरों द्वारा गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। अभी आगे देखते हैं क्या डॉक्टर उसको रिकवर कर पाते हैं या क्या और भी बड़ी घटना हो सकती है, तो अभी कहना मुमकिन है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति थोड़ा गंभीर है। जी, जिस प्रकार से पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है, इस दौरान क्या कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगी है और क्या किसी नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल पाई है पुलिस को? इस संबंध में अभी देखिए, हमने कप्तान चंदन झा को संपर्क साधे थे, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं रहने के चलते वहाँ से उनसे संपर्क नहीं हो पाए थे। फिर हमने डीएसपी सतीश चंद्र झा से उनसे बात की है, तो अभी इस विषय में खुलासा नहीं किया कि क्या सबूत मिला है, लेकिन अभी बोले कि अभी हम लोग पुलिस है, पूरा घेराबंदी किए हुए हैं। अभी हम लोग सर्च अभियान जारी रखे हुए हैं और हो सके कुछ देर के बाद में कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। जी, शुक्रिया।
शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने नियम संगत प्रमोशन नहीं मिलने के विषय पर विधानसभा के बीते सत्र में सवाल किया गया, जिसके देखरेख में SC/SC के अधिकारी और कर्मचारियों को नियम संगत प्रमोशन नहीं मिलने पर विशेष जांच टीम गठित कर जांच करने की मांग की गई। उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें दीपक बिरुवा को संयोजक, नीलकंठ सिंह मुंडा, बंधु तिर्की और सरफराज अहमद को सदस्य बनाया गया था। बुधवार को विशेष जांच कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 365 पेज की रिपोर्ट को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है और झारखंड गठन के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित कर सामान्य वर्ग के कर्मियों को दी गई प्रमोशन को रद्द किया जाए, मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। जितने अनुशंसाएं विधानसभा से लेकर गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें बहुत कम ही छूटता है। विधानसभा का सारे अनुशंसाओं को सरकार मान लेती है और मेरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि इसके अनुशंसाओं की सरकार निश्चित रूप से मान लेंगे और जो उचित कार्रवाई है वो निश्चित रूप से करेंगे। अब उसका जो भी परिवर्ती है, प्रक्रिया है, सारा चीज किया जाएगा। इसमें अनुशंसा और जो प्रतिवेदन है वो 31 पेज की है और उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार की गाइडलाइन, झारखंड सरकार के सभी संकल्प और बीच बीच में जो भी डीपीसी के माध्यम से कार्रवाई की गई है प्रोन्नति से संबंधित मामले, सारा चीज परिशिष्ट में उनका एनेक्चर के रूप में वो लगा हुआ है, सारे एविडेंस है। और ये सबसे पहले इस प्रतिवेदन को समर्पित करने के पहले बंधु जी को मैं बहुत ही बंधु जी, सरफराज अहमद जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो माननीय सदस्य रहे इस कमेटी के, उनको बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने ये रिपोर्ट माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा है और ये बिल्कुल ही एकदम मैंने जिसको कहा जाए प्रमाण के साथ, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में जब कमेटी की बैठक चल रही थी तो हमारे सभापति जो दीपक बिरुवा जी है, हम लोगों ने सारा निर्णय लिया था कि भाई जब तक जांच चल रही है तब तक किसी भी तरह का प्रोन्नति नहीं दिया जाए। लेकिन भी ये लोग रोकने में आनाकानी कर रहे थे। तब बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। हम लोगों ने पूरे ST/SC लोगों का, विधायक लोग का बैठक बुलाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शामिल हुए और उन्होंने अविलंब आपके जो प्रोन्नति है पूरे उसको तत्काल प्रभाव से उसको स्थगित कर दिया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, जिस प्रकार से विधायक की तरफ से SC/SC के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन न दिए जाने की बात कही गई है, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये आरोप है कि गलत तरीके से जो SC/SC को प्रोन्नति दी जानी थी, उन्हें सामान्य कोटा के लोगों को प्रोन्नति दी गई। इस वक्त विधानसभा में विधायकों ने आवाज उठाई थी। विधानसभा ने पिछले जो बजट था उसमें एक कमेटी गठित की थी और जो विधानसभा की विशेष कमेटी थी उसमें कल अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। जांच रिपोर्ट करीब 331 पन्ने का है और उस कुल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो तत्कालीन CS, चीफ सेक्रेटरी और कार्मिक सचिव थे, उनके तरफ से भी ये गड़बड़ी हुई है। जो नियम के खिलाफ दिया गया है प्रोन्नति सामान्य वर्ग के लोगों को, उस पर विधानसभा ने अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए सब सारे रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को अग्रसारित कर दिया है और उस पर मुख्यमंत्री को अब डिसीजन लेना है कि क्या इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जो अनुशंसा की है उसमें कहा गया है कि तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थे और कार्मिक सचिव थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरह से विधायिका को और सरकार को दोनों को गलतफहमी में रखा है और गलत तरीके से प्रोन्नति दी है। पूजा जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उन्होंने 365 पेज की रिपोर्ट रविंद्रनाथ महतो को सौंपा है, ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस प्रकार से उनकी तरफ से कहा गया विधानसभा में भी कि ये जो समस्या है SC/SC के प्रमोशन रोके जा रहे हैं और जनरल वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है, तो कितनी सत्यता है इनके इस बात में, एक बार आपसे जानना चाहेंगे दीपक जी।
तो पूजा इसमें कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था लक्ष्मण गिलुआ को, और उसमें विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक सरफराज अहमद, विधायक बंधु तिर्की को भी इसमें सदस्य बनाया गया था। और इन सदस्यों ने जाकर के सारे दस्तावेज का मूल्यांकन किया है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के भी कई फैसलों का हवाला देते हुए इन लोगों ने कहा है कि इस फैसले में ये जो प्रोन्नति दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है और हाईकोर्ट का भी उल्लंघन है। विधायिका के जो कंडिकाओं के तहत प्रोन्नति दी जाती है या सरकार के जो नियम है उसके तहत प्रोन्नति दी जाती है, उन नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो एक तरह से इनका आरोप है कि जो तत्कालीन मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव थे उन्होंने मनमानी की अपने लोगों को प्रोन्नति देने के लिए। तो आप मुख्यमंत्री पर ये डिपेंड करता है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या आदेश देते हैं। लेकिन जो विधानसभा की तरफ से अनुशंसा की गई है उसमें साफ कहा गया है कि जो प्रोन्नति दी गई है उसे निरस्त किया जाए और जिनको प्रोन्नति दी जानी थी उनको प्रोन्नति दिया जाए और नियम संगत प्रोन्नति दिया जाए। तो ये इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो प्रोन्नति मिला था सामान्य वर्ग के लोगों को उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल दीपक जी, जिस प्रकार से रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस रिपोर्ट का क्या कुछ परिणाम निकल के आता है सामने। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व डीजीपी डीके पांडे और उनकी बहू को सशरीर हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दहेज प्रताड़ना के मामले को रद्द करने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में आज फिर होगी सुनवाई। दहेज प्रताड़ना के मामले को रद्द करने के लिए की गई थी याचिका वाली याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई थी और पूर्व डीजीपी डीके पांडे और उनकी बहू को सशरीर हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दहेज प्रताड़ना के मामले को रद्द करने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में आज फिर सुनवाई होनी है। दहेज प्रताड़ना के मामले को रद्द करने के लिए की गई थी याचिका वाली याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पूर्व डीजीपी डीके पांडे और उनकी बहू को सशरीर हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, जिस प्रकार से डीजीपी डीके पांडे और उनकी बहू को सशरीर हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला जिस प्रकार से दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है और उसके बाद अब याचिका पर सुनवाई? जी देखिए, मामला पिछले साल का है, जब उनकी पत्नी ने, पूर्व डीजीपी के पत्नी ने, रेखा मिश्रा ने जब यह प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस किया था, तब से यह जो है सुनवाई चल रही है। और डीजीपी ने इस मामले को खत्म करने की याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि उनकी बहू से जो है वो सुलह हो गया है और वो जो है एक दूसरे के साथ सब मिलके अपने बहू और बेटे के साथ मिलके रहना चाहते हैं। तो इस पर हाईकोर्ट में जो है कल सुनवाई हुई और इसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मौखिक रूप से नहीं चलेगा। इसमें जो है पूर्व डीजीपी डीके पांडे और उनकी बहू रेखा मिश्रा को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, जिस पर आज फैसला होना है और आज वो लोग दोनों सशरीर उपस्थित होंगे। उसके बाद कोर्ट में जो है बहस होगी, हर दलीलों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद जो है हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लेकिन
अभी यह भी कयास लगाया जा रहा है कि यह जो है पूर्व डीजीपी की तरफ से किया गया है, यानी जिनके ऊपर आरोप लगा है उनके तरफ से कहा गया है। अगर उनकी बहू उपस्थित होती हैं और इन सब बातों से अगर इनकार कर देती हैं कि हमारा सुलह नहीं हुआ है, इन सब बातों से इनकार कर देती हैं, तो फिर जो है याचिका जो है खारिज हो जाएगी और फिर जो उनके ऊपर जो एफआईआर हुए हैं दहेज के मामले में या फिर प्रताड़ना के मामले में, तो उनके खिलाफ जो केस हुए हैं वो आगे फिर जारी रहेंगे। उसका जो सुनवाई होगा वो सुनवाई फिर जारी रहेगा। जी, जिस प्रकार से अभी मंगलवार को सुनवाई हुई थी इस मामले पर और याचिका को टालने वाले मामले पर सुनवाई की गई थी और आज एक बार फिर से दोनों को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं और जिस प्रकार से आपने बताया कि कहीं न कहीं दोनों में सहमति की बात सामने आ रही है, ऐसे में चंदन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पूर्व जो डीजीपी डीके पांडे के ऊपर आरोप लगाए हैं दहेज प्रताड़ना का, इसको लेकर कोई बात आगे सामने आ पाई है? जी देखिए, कई रेखा मिश्रा उनके बहू की तरफ से कई ऐसे तथ्य रखे गए हैं, ऐसे एविडेंस रखे गए हैं जिस पर ये मामला जो है जिसके बाद ही दर्ज किया गया था, उसके बाद जो है कार्रवाई हो रही थी। इसमें चार्जशीट भी फाइल किया गया है कोर्ट में, तो उसके बाद जो है लगातार सुनवाई चल रही थी। लेकिन डीजीपी ने देखा कि जब कुछ तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं तो उन्होंने बेटा और बहू का घर बसाने के लिए जो है एक सुलह का फैसला किया, सुलह की ओर गए और अब उनका कहना है कि अब सुलह हो गया है, तो दहेज प्रताड़ना को लेकर जो मामला बहू की तरफ से दर्ज किया गया है उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ऐसे उन्होंने पिटीशन फाइल किया था। अब दोनों को जब हाईकोर्ट बुलाई है तो आज सप्तरीत दोनों उपस्थित होंगे, उस समय दोनों पक्षों की बात जो है हाईकोर्ट सुनेगी, उसके बाद ही फैसला अपना आगे की ओर जो है सुनाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे खबरों की ओर। रांची के रिम्स अस्पताल परिसर में स्थित बॉयज हॉस्टल को जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम देते हुए 4 दिनों के अंदर हॉस्टल खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर बड़गाई सीईओ शैलेश कुमार के नेतृत्व में दलबल के साथ पुलिस ने जवान लावापानी बॉयज हॉस्टल पहुंचे और हॉस्टल को खाली करने के जुट गए हैं। बता दें कि रिम्स परिसर में स्थित इस लावापानी बॉयज हॉस्टल में कुल 48 कमरे हैं जिसमें अवैध रूप से छात्रों ने कब्जा कर रखा है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस के जवान दलबल के साथ हॉस्टल पहुंचेंगे और हॉस्टल को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और बता दें कि 48 कमरे हैं जिन पर अवैध कब्जा कर रखा है छात्रों ने, जिसमें अवैध रूप से छात्रों का कब्जा जारी है और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस बल के मात्र एक ही कमरे को खाली करा पाई है और आगे की प्रक्रिया जारी है। आज फिर से पुलिस के जवान दलबल के साथ हॉस्टल पहुंचेंगे और हॉस्टल को खाली कराने की प्रक्रिया में जुट जाएंगे। आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी रांची के आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ रिम्स छात्रावास आए थे, जिसमें की जानकारी मिली कि कुल 48 कमरे हैं जिसमें कुछ छात्र काफी दिनों से रह रहे हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जैसा कि रिम्स प्रशासन द्वारा बताया गया। उसी आलोक में हम लोग आज खाली कराने आए थे और कुछ कमरे पूर्व में ही खाली कर दिए गए हैं और कुछ कमरे जो कि खाली हैं परंतु ताला लगा करके छोड़ दिया गया था, उस ताले को तोड़वाया गया है। उसकी जो भी सामान पाया गया है उसकी इन्वेंट्री बनाई गई है और रिम्स प्रशासन को हस्तगत करा दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, जिस प्रकार से रिम्स स्थित बॉयज हॉस्टल को खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया गया है और अभी तक जो काम है वो भी जारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या जो अवैध कब्जा किया गया है छात्रों द्वारा उसे खाली कराया जा सका है अभी तक? जी पूजा, मैं ये पूरी जो जानकारी है बताने से पहले आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि रिम्स में ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी है जो कि वहाँ के जूनियर डॉक्टर हो या फिर कई ऐसे लोग जो हैं जो कि पत्रकारों से उलझ जाते हैं या फिर जो मरीज होते हैं उनके अटेंडेंस से उलझ जाते हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी दबंगई भी सामने आती है। तो ये वही डॉक्टर लोग हैं जो कि अवैध रूप से या फिर ऐसे छात्रों का जो वहाँ कब्जा बना हुआ है
जो अवैध रूप से अभी तक वहां पर रह रहे हैं, जिनका वहां पे रहने का कोई औचित नहीं है, और वो 48 ऐसे कमरे हैं जहां पर जो है वो अवैध रूप से उनके कब्जे में है। जो ऐसे छात्र जो 10 साल पहले पास आउट हो चुके हैं, 5 साल पहले पास आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जो है कमरा को अपने अंडर में रखे हुए हैं। तो ऐसे में जब नए छात्र आएंगे तो उनके लिए जो है कमरा मिल पाना, रहने का घर मिल पाना काफी मुश्किल होगा। इसके लिए इस चीज को नजर में रखते हुए तो रिम्स प्रशासन ने अब जो है अवैध कब्जे वाले कमरे को खाली कराना शुरू कर दिया है, और कुल कहें कि 48 ऐसे कमरे हैं जो कि अवैध रूप से पुराने छात्रों के द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है। जी, जिस प्रकार आपने बताया कि मनमानी रवैया छात्रों की तरफ से अपनाया जाता है, कई बार वो पत्रकारों से भी बदतमीजी करते नजर आते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से प्रशासन ने अपने तरफ से एक टीम का गठन किया है ताकि 48 कमरों को जल्दी खाली कराया जा सके, तो क्या अभी तक इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? क्या छात्रों को वहां से हटा दिया गया है? और अगर छात्रों को वहां से हटाया जाता है तो उनके लिए क्या कोई और अलग व्यवस्था की गई है ताकि जो दूसरे छात्र आए वहां पर आराम से रह सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो पूर्व छात्रों की वजह से? देखिए, वहां से उन लोग को हटाया जा रहा है जो पुराने छात्र हैं, जिनका वहां पे रहने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे 48 कमरे हैं जो कि वो ऐसे छात्र वहां रह रहे हैं जो कि 5 साल पहले 10 साल पहले रिम्स से पास आउट हो चुके हैं, और लेकिन कमरे पर अभी भी अपना हक जताए हुए हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। सभी लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया है और कुछ कमरे को कल ही खाली करवा लिया गया है, और बाकी को अल्टीमेटम दे दिया गया है जल्द कमरा खाली करने के लिए। अगर अल्टीमेटम देने के बाद भी अगर जो छात्र कमरे को खाली नहीं करते हैं तो उन पर जो है कार्रवाई भी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर जो है प्रक्रिया शुरू की जा रही है, और यह लोग जो पास आउट हैं इनके लिए भी कोई अल्टीमेटम व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्योंकि जो पास आउट हो जाते हैं उनको स्वतः ही कमरा खाली करके जाना पड़ता है और अपने सुविधा अनुसार कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करना पड़ता है रहने के लिए। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। कृषि कानून के विरोध में और किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी उद्देश्य से आगामी 20 फरवरी को हजारीबाग में विशाल ट्रैक्टर रैली सह किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खुद से कमान संभाल रखी है, इसलिए वो लगातार हजारीबाग जिला का दौरा कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से देर रात मंत्री बादल पत्रलेख कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक की, और बैठक में 20 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर ओरांग के साथ साथ कांग्रेस के विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, लिहाजा तैयारी भी काफी जोरों शोरों पर की जा रही है। 20 तारीख को आहूत प्रदेश स्तरीय ट्रैक्टर रैली सह किसान सम्मेलन के सफल संचालन हेतु जिला कांग्रेस कमेटी और सभी वरीय नेता के साथ माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व प्रत्याशी जी या फिर जो नेता उभरते हुए नेता हैं उनके साथ और सभी प्रखंड अध्यक्ष पर्यवेक्षक वगैरह जिला के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ एक अति महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें 13 तारीख के जिला मुख्यालय में पदयात्रा और 20 तारीख को प्रदेश स्तरीय रैली की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे लोग आए, जो दूर से लोग आए उनके लिए कैसे क्या व्यवस्था करें, इन सब चीजों को लेकर मैराथन बैठक थी। और प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर वसूली करने वालों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता पाई है, जिसमें बेड़ो थाना क्षेत्र से नितेश महतो और मोहन ओराम नाम के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि क्षेत्र में कुछ दिनों से संगठनों के नाम पर भय बनाकर लोगों से लेवी वसूलने का काम कुछ लोग कर रहे थे। वहीं इस क्रम में बेड़ो थाना क्षेत्र के वादिनी जनसती टोप्पो पति अमरजीत ओराम ने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि वादिनी जसनती टोप्पो के पति के मोबाइल पर फोन करके संगठन के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई।
वहीं सूचना पर कार्रवाई करते हुए रांची ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो रांची की देखरेख में टीम का गठन किया। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंप्लेन हम लोग को मिल रहा था कि संगठन के नाम पर नौकरी पेशा आदमी उनकी पत्नी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। वो आपस में बातचीत किए तो 1 लाख पे तय हो गया था कि 1 लाख तुमको देना ही होगा, नहीं तो फिर अंतिम रूप से तुमको समझना पड़ेगा कि सिखाई हमको तुमको दे देंगे, बता देंगे कि क्या कर सकते हैं, मौत के घाट उतार देंगे, इस टाइप का थ्रेटन है। तभी इसने थाने का जयसंती टोपरो उनकी वाइफ थाने का सहयोग ली है। संज्ञान में जब हम लोगों की बात आई है तो हमारी टीम का गठन किया गया। वो टीम जाके रंगदारी मांगने वाले 2 लोगों की गिरफ्तार। और पलामू के डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के सुरेश सिंह चौक के पास आपसी विवाद में अपराधियों ने एडवोकेट दिलीप तिवारी पर गोली चला उन्हें घायल कर दिया। इस हमले में दिलीप तिवारी के पैर में गोली लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल दिलीप तिवारी को एमएमसीएच में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। और पलामू के डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के सुरेश सिंह चौक के पास आपसी विवाद में अपराधियों ने एडवोकेट दिलीप तिवारी पर गोली चला उन्हें घायल कर दिया। इस हमले में दिलीप तिवारी के पैर में गोली लगी है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल दिलीप तिवारी को एमएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। और पलामू के डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के सुरेश सिंह चौक के पास आपसी विवाद में अपराधियों ने एडवोकेट दिलीप तिवारी को गोली चला दी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस प्रकार से खुलेआम एडवोकेट पर गोली चला दी गई है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अपराध जो है वो चरम पर है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल में यही कहा जा सकता है कि वो जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें आपसी पैसे की लेन देन को लेकर के ये घटना को अंजाम दिया गया है। और दिलीप तिवारी को पैर में गोली की है, लेकिन वो अगर हम चिकित्सक की बात तो खाते से बाहर है, लेकिन उन्हें कर दिया गया है। और वहीं पुलिस जो है अभी फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में है और पूछताछ कर रही है। पुलिस की अगर हम पुलिस की बात माने तो ये आपसी रंजिश का मामला है फिलहाल, लेकिन वो पुलिस इस तमाम मामलों पर आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम खुलेआम जो है शहर के मुख्य चौक पर अपराधियों ने दे दिया है। तो कहीं न कहीं ये मामला पुलिस के मामले में ऐसी पैसे के लेन देन के लिए हुआ है ये मामला, लेकिन अगर हम जिन जो पीड़ित परिवार है उनकी बात माने तो ये अपराधी जो है वो अपनी दबंगई के चलते इस घटना को अंजाम दिए हैं। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज